टॉपिक है घनकोण। देखिए घनकोण क्या होता है। घनकोण को जानने के लिए हम लोग सबसे पहले सहारा लेते हैं जिसका कोण। आप सभी को पता है कोण बराबर क्या होता है, 4/त्रिज्या ये होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कोण होता क्या, ये एक वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त का केंद्र क्या मानते हैं हम लोग, O, और इस वृत्त का एक चाप है, उस चाप की जो लंबाई है वो कितनी है आपके पास, डेल्टा एक्स बोल दीजिए, या फिर इसको क्या हम बोल सकते हैं हम लोग, ds। इसकी लंबाई कितनी, ds। ठीक है, अब ये चाप अपने केंद्र पर क्या बनाता है, कोण बनाता है। इसी को क्या बोलते हैं, कोण, जिसका प्रतीक हम लोग क्या मान सकते हैं, डी थीटा। ठीक है, तो डी थीटा बराबर क्या होता है, डी थीटा बराबर होगा चाप की लंबाई कितनी है आपकी, dx बटा यहां से यहां बटा त्रिज्या कितनी होगी इसकी, r। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका मतलब इस वृत्त का चाप अपने केंद्र पर क्या बनाता है, कोण बनाता है। ठीक इसी प्रकार किसी गोले का जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ का जो अवयव होता है, उस गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। देखिए इसे मान लीजिए आपके पास एक कोई ठोस वस्तु है या एक कोई गोला मान लीजिए, ये क्या है आपका, एक गोला है। ठीक है, ये क्या है आपका, गोलाकार पृष्ठ, गोलाकार पृष्ठ। ठीक है, जबकि ये क्या है आपका, एक वृत्त। ये आपका क्या है, 2D, ये आपका क्या है, 3D। इसमें केवल क्या है, लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई, लेकिन इसमें लंबाई है, चौड़ाई और साथ साथ क्या है आपका, मोटाई है, गोलाकार पृष्ठ। अब इस गोलाकार पृष्ठ का एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है जिसका क्षेत्रफल कितना है, d। अब यही इसका जो क्षेत्रफल अवयव dA है अपने केंद्र पर जो कोण बनाता है, ठीक है, ये जो कोण बन रहा है ये, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। और घनकोण का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, ओमेगा। ध्यान दीजिए, जिस प्रकार किसी वृत्त का चाप अपने केंद्र पर कोण अंतरित करता है, ठीक उसी प्रकार किसी गोलाकार पृष्ठ का जो पृष्ठ है वो अपने केंद्र पर क्या जो कोण बनाता है, उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। घनकोण का प्रतीक क्या होता है, ओमेगा। अब आपको पता है कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, लेकिन घनकोण बराबर क्या होता है, d ओमेगा बराबर ये क्षेत्रफल अवयव कितना, dA। उसमें चाप का अवयव था ds, लेकिन इसमें आपका क्या है, क्षेत्रफल का अवयव, वो क्या है आपके पास, dA। उसमें बटा क्या होती है, त्रिज्या, इसमें क्या होता है, बटा त्रिज्या का स्क्वायर, r स्क्वायर। इसकी भी कोई विमा नहीं होती है, इसकी भी कोई विमा नहीं होती है, क्योंकि dA मतलब क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। इसका मतलब यह कैसी राशि है आपकी, विमाहीन राशि। ठीक है, कोण का मात्रक क्या होता है आपका, रेडियन। ठीक है, जबकि घनकोण का मात्रक क्या होता है आपका, रेडियन। ये किसका मात्रक है आपका, घनकोण का मात्रक है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस घनकोण की परिभाषा क्या बनाएंगे आप लोग, देखिए घनकोण की परिभाषा हो सकती है, किसी गोलाकार या किसी गोले का पृष्ठ
इसी गोले का पृष्ठ। गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, घनकोण बराबर क्या होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल dA बटा त्रिज्या का वर्ग मतलब बटा स्क्वायर। ठीक है, ये विमाहीन राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, उसका मात्रक क्या होता है, रेन होता है। लेकिन ध्यान दीजिए कुछ बातें, तो घनकोण का सूत्र हो गया कितना, d ओमेगा बराबर dA बटा r। ठीक, इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण का मान कितना हो गया, d ओमेगा। अगर मैं पूरे गोले का बात करूं, ध्यान दीजिए, संपूर्ण गोलाकार सतह द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण ओमेगा होगी। तो ध्यान दीजिए, इस छोटे से भाग के द्वारा यहां पर अंतरित घनकोण कितना है, d ओमेगा है। अगर मुझे संपूर्ण घनकोण निकालना है तो मुझे इस छोटे से भाग का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो ओमेगा बराबर क्या होगा, समाकलन d ओमेगा। ठीक है, और अगर हम लोग d ओमेगा यहां से मान रख देते हैं तो ओमेगा बराबर d ओमेगा का मान कितना है आपका, dA बटा क्या हो गया आपका r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या है, त्रिज्या का वर्ग। किसी गोले की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है आपकी, फिक्स होती है r। ठीक है, तो नियतांक हम लोग क्या कर देंगे, बाहर निकालेंगे, तो ओमेगा बराबर 1 बटा r स्क्वायर, समाकलन क्या हो गया, dA। dA क्या था, इस गोलाकार पृष्ठ के क्षेत्रफल का, इस गोलाकार पृष्ठ के की सतह का छोटा सा क्षेत्रफल है। तो अगर हम लोग इस छोटे से क्षेत्रफल का समाकलन करेंगे तो मुझे पूरा क्षेत्रफल मिलना चाहिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलना चाहिए। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो हमको यहां से कितना मिल जाएगा, ओमेगा बराबर 1 बटा r स्क्वायर, dA का मान कितना हो गया, 4 पाई r स्क्वायर। को पता होगा गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम लोग r स्क्वायर काट देंगे तो हमको मिलेगा ओमेगा बराबर कितना, 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, इसका मतलब किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ अपने केंद्र पर कुल कितने स्टेरेडियन का कोण बनाता है, 4 पाई स्टेरेडियन का कोण बनाता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, कुछ बातें ध्यान दीजिए, देखिए जैसे आपके पास किसी गोले का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है जिसका मान कितना था, d। ठीक है, और इस गोलाकार पृष्ठ का जो सेंटर था वो क्या है, O, और इस गोलाकार पृष्ठ की दूरी कितनी है, r। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस समय वेक्टर r की दिशा में जो एकांक सदिश है वो क्या है आपका, n है। ठीक है, या इस पॉइंट को नाम देते हैं OP। तो OP की दिशा में जो एकांक सदिश है वो क्या है आपका, n है। ठीक, और जो आपका इस पृष्ठ का सरफेस वेक्टर है या क्षेत्रफल सदिश है वो भी ऊर्ध्वाधर बाहर की तरफ है, वो क्या है आपके पास, वेक्टर A या dA वेक्टर। तो ध्यान दीजिए n कैप और dA वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है।
अगर ये सिचुएशन है, इस स्थिति में आपका घनकोण डी ओमेगा बराबर कितना होता है, डीए बटा क्या होता है आपका आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए अगर आपका यही डीए वेक्टर एन कैप के साथ थीटा कोण बनाता है तो ध्यान दीजिए तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए अब आपकी सिचुएशन ऐसे नहीं बल्कि कुछ इस तरह से है, ये कितना है आपका डी और ये क्या है आपका डीए वेक्टर। ठीक है, और ये इसका केंद्र है, इस केंद्र का नाम क्या है O और इस पॉइंट का नाम क्या है P। ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है R। ठीक है, तो ध्यान से देखिए अब इस बार OP की दिशा में आपका एकांक सदिश क्या है n कैप। पहले तो n कैप और डीए वेक्टर दोनों एक ही दिशा में थे, जब एक ही दिशा में थे तो आपका घनकोण बराबर कितना आ गया था, आपका घनकोण बराबर आपका आ गया था डी ओमेगा बराबर डीए बटा आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर हम लोग देख रहे हैं n कैप और डीए वेक्टर एक ही दिशा में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डीए वेक्टर का इस n कैप की दिशा में प्रक्षेप निकालेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं n कैप और डीए वेक्टर के बीच का जो कोण है वो कितना है आपका डीए। ठीक है, n कैप और डीए वेक्टर के बीच का कोण कितना है डीए है। उस स्थिति में इस क्षेत्रफल डीए का n कैप की दिशा में अगर हम लोग प्रक्षेप निकालते हैं, ध्यान दीजिए इस डीए वेक्टर का इस n कैप की दिशा में हम लोग प्रक्षेप निकालेंगे तो ये प्रक्षेप आया कितना डी ए cos थीटा। ये थीटा कहा क्या है, ये थीटा इस वाले क्षेत्रफल और इस वाले क्षेत्रफल के बीच का क्या है, ये कोण है। ये क्या है आपका डी थीटा। ये तो ध्यान दीजिए इस बार n कैप की दिशा में आपका डीए वेक्टर नहीं है बल्कि कौन सा है आपका डीए cos थीटा है। ध्यान से सुन क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि इस n कैप की दिशा में जो आपका क्षेत्रफल है वो डीए वेक्टर न होकर बल्कि क्या है आपका डीए cos थीटा है। इस सिचुएशन में अगर हम लोग घनकोण का मान निकालते हैं, ये डी ओमेगा, तो डी ओमेगा बराबर क्या होगा, n कैप की दिशा में क्षेत्रफल डीए cos थीटा। ठीक है, और बटा त्रिज्या का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हो जाएगा डीए cos थीटा बटा कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, एक घनकोण का क्या हो गया सूत्र, एक घनकोण का हो गया सूत्र। ठीक है, जहां डीए cos थीटा क्या है n कैप की दिशा में क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी का सहारा लेकर ध्यान का टॉपिक है कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से गॉस के नियम की व्याख्या, कूलाम के नियम से गॉस के नियम की व्याख्या। ठीक है, कूलाम का नियम क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग पढ़ चुके हैं। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य विद्युत बल बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बटा r स्क्वायर। फिर कूलाम के नियम से ही आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था F/q0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा क्या आया था आपका r स्क्वायर आया था। तो ये विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र आया है वो भी आपकी किसकी सहायता से आया है, कूलाम के नियम की सहायता से ही आया हुआ है। ठीक है, और गॉस की प्रमेय क्या कहती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई मतलब
वेक्टर ई डॉट डीए वेक्टर का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित संपूर्ण आवेश का, संपूर्ण आवेश मतलब समेशन क्यू का 1/ε0 गुना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस गुणांक के नियम की सहायता से गॉस के प्रमेय की क्या करेंगे, व्युत्पत्ति करेंगे। गॉस के प्रमेय क्या है, फाई ई बराबर 1/ε0 इनटू क्यू टोटल, जहां फाई ई क्या है आपका कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। मान लीजिए कि एक कोई बंद पृष्ठ है, हमने मान लिया क्या है, एक बंद पृष्ठ, किसी भी आकार का बना लेंगे ये। ठीक है, इस बंद पृष्ठ के अंदर एक आवेश है जिसका मान क्या है, प्लस क्यू। वो आवेश प्लस क्यू इस बंद पृष्ठ के अंदर कहां पर स्थित है, बिंदु O पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। और एक इस पृष्ठ का छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, ये इस क्षेत्रफल अवयव का जो क्षेत्रफल है वो dA है, और इस क्षेत्रफल अवयव का जो वेक्टर है वो क्या है आपका, dA वेक्टर है। इस क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल सदिश क्या है आपका, dA वेक्टर है। और इसी के प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो कितना है आपका, वेक्टर E। ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस क्षेत्रफल अवयव पर कितना है आपका, वेक्टर E है, वेक्टर E। इस वेक्टर E और dA वेक्टर के बीच का जो कोण है वो कितना है आपका, थीटा। dA वेक्टर और वेक्टर E के बीच का जो आपका एंगल है वो कितना है आपका, थीटा। तो ध्यान दीजिए, इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम लोग मान लेते हैं कितना है, d फाई ई। हमने क्या मान लिया, इस क्षेत्रफल अवयव से, जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम लोग क्या मान लेते हैं, d फाई ई। तो आपको पता है d फाई ई बराबर क्या होता है, वेक्टर E डॉट dA वेक्टर। आपको पता है कि विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई ई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A। ठीक है, पढ़ाया गया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस क्षेत्रफल सदिश के लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, वेक्टर E, और क्षेत्रफल सदिश कितना है आपका, dA वेक्टर। तो इस छोटे से अवयव से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान d फाई ई बराबर कितना होगा, वेक्टर E डॉट dA वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो d फाई ई बराबर E dA cos थीटा, E dA cos थीटा। फिर आपको पता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा, जहां थीटा वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का झुकाव कोण है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब आपको पता है, लेकिन कूलाम के नियम से, लेकिन कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश यहां से यहां तक की दूरी कितनी है आपकी, r। बिंदु आवेश प्लस q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा कितना होता है, r स्क्वायर। आपको पता है, ये आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, इसको आप लोगों ने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2। फिर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से E का मान हम कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या आता है।
जब हम लोग रखेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा समीकरण 1 से कितना आ गया आपका डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर, ई का मान में रख दिया, साथ में कितना है dA cos थीटा, यहां पर लिखा देंगे समीकरण किससे 2 से। ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसके बाद मैं ही सॉल्व कर रहा हूं। तो हमने क्या किया, इस छोटे से भाग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई हो तो आप लोग बताइए, आपको छोटा सा फ्लक्स पता है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स पता है, आपको संपूर्ण विद्युत फ्लक्स चाहिए, तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का पाने का तो क्या करोगे, इस छोटे से भाग का क्या करना पड़ेगा, आपको समाकलन करना पड़ेगा। तो फाई ई का मान निकालने के लिए आपको डी फाई ई का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा फाई ई बराबर समाकलन डी फाई का मान कितना है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा कितना है आपका आर स्क्वायर, साथ में dA, साथ में कितना है आपका cos थीटा, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें समीकरण नंबर 3 का यूज कर दिया, 3 का हमने यहां पर क्या किया, यूज कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होगा ये। तो ध्यान दीजिए, समाकलन करते समय जो नियतांक होता है उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो ध्यान दो क्या क्या आपका नियतांक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नियतांक है, बाहर कर लेंगे। क्यू क्या है, इस बंद पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश है, ये भी फिक्स है, इसे भी हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये आपका बच जाएगा फाई ई बराबर क्यू को बाहर कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को भी हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। तो अंदर बचा कितना, केवल समाकलन के अंदर बच जाएगा dA cos थीटा, dA cos थीटा बटा, और साथ में क्या बचा हुआ है आपका आर स्क्वायर, तो बटा कितना हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर, ठीक है। या फिर कितना हो जाएगा ये फाई ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आपका घनकोण का फार्मूला है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी ओमेगा। आपको पहले से ही पता है कि चूंकि डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ए cos थीटा बटा कितना होता है आर स्क्वायर, कितना होता है dA cos थीटा बटा क्या होता है आर स्क्वायर। तो मैंने इसके स्थान पर क्या रख दिया, आपका डी ओमेगा दिया, अभी आपको मुझे पहले ही बताया गया था, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें फाई ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, डी ओमेगा क्या है, ध्यान देंगे तो डी ओमेगा इस अवयव द्वारा क्या था, अंतरिक्ष घनकोण है। डी ओमेगा क्या है, इस अवयव द्वारा इस केंद्र O पर या बिंदु O पर अंतरिक्ष घनकोण है। तो आप लोग बताएंगे, अगर हम लोग डी ओमेगा का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो मुझे पूरा घनकोण मिल जाएगा। अब एक संपूर्ण पृष्ठ, चारों तरफ से बंद पृष्ठ, अपने केंद्र पर कितने स्टेरेडियन का घनकोण बनाता है, 4 पाई स्टेरेडियन, कभी आपको बताया गया था, ठीक है। तो अगर हम लोग डी ओमेगा का समाकलन करेंगे तो हमें संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित होने वाले दशमलव का मान मिल जाएगा, जो कि कितना होगा आपका 4 पाई। अगर ध्यान देंगे तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो फाई की बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन 0। और यही क्या है आपका गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, कूलाम के नियम से गॉस के नियम की व्याख्या कर दी, या कहें तो कूलाम के नियम से हम लोगों ने गॉस के नियम का सत्यापन भी कर दिया, ठीक है। इसके बाद टॉपिक है
गॉस के प्रमेय की सहायता के या गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, अब गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, हमको क्या करना है, गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, वो भी किसके कारण, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा ये। आपके पास एक अनंत लंबाई का ठीक है, नीचे भी ये अनंत लंबाई तक है और ऊपर भी ये कितना है आपका, अनंत लंबाई का है। ठीक, अब इसके कारण किसी बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर कुछ हम लोग बातों का विचार करें तो क्या इसके कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान सीधे सामने लेंगे अथवा इस दिशा में भी लेंगे। तो देखिए समझिए, मान लेते हैं आपके पास यहां पर और यहां पर भी कुछ आवेश है। मान लीजिए कितना आवेश है आपका, dq। यहां से यहां तक का जो आवेश है वो कितना है, dq। और यहां से यहां तक का भी आवेश कितना है आपका, dq। ये आवेश भी कितना है आपका, dq। और ये आवेश भी कितना है आपका, dq। और इसकी यहां से दूरी कितनी है आपकी, r। और यहां से इसकी दूरी भी कितनी है आपकी, r। ठीक है, और ये जो पॉइंट P है वो यहां से कुछ यहां तक, ये यहां से यहां तक स्थित था, इसको मान लेते हैं O, इसको क्या मानते हैं Q। ठीक है, तो मुझे बताइए इस प्लस Q के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर की तरफ। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, dE1। कैसे इधर होगी, आपको बताया जा चुका है। जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां पर आप लोग एक धन परीक्षण आवेश की कल्पना करोगे। अगर यहां पर बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश होगा तो उस धन परीक्षण आवेश को ये +Q प्रतिकर्षित करेगा तो इधर जाएगा। जबकि इस +Q के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इधर की तरफ होगी। ये क्या हो गया आपका, dE2। इधर की तरफ क्यों होगी, क्योंकि यहां पर स्थित धन परीक्षण आवेश को ये क्या करेगा आपका, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये इधर आएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये हो गया dE1, ये क्या हो गया, dE2। अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो ये भी कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग dE1 का वियोजन करेंगे तो dE1 का इधर वियोजन क्या हो जाएगा, dE1 cos थीटा। आपको बताया जा चुका है जिधर से कोण बनता है उधर हमेशा cos और उसके लंबवत हमेशा क्या होता है, sin। तो dE1 कितना हो जाएगा, sin थीटा। dE2 की बात करेंगे, dE2 का इधर घटक क्या बनेगा, dE2 cos थीटा और इधर घटक क्या बनेगा, dE2 sin थीटा। तो ध्यान से देखिए, dQ दोनों आवेश आपस में बराबर है। दोनों आवेशों की पॉइंट P से जो दूरी है वो भी आपस में क्या है, बराबर है। ये भी r है, ये भी r है, दूरी बराबर है, आवेश बराबर है, तो दोनों विद्युत क्षेत्र का मान भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर दोनों विद्युत क्षेत्र का मान आपस में बराबर है तो dE1 sin थीटा dE2 sin थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। और केवल कौन सा घटक बचेगा, dE1 cos थीटा बचेगा, dE2 cos थीटा बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। किस दिशा में है, O से P की तरफ। इसका मतलब इस अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण हम लोग किस दिशा के विद्युत क्षेत्र के बारे में विचार करेंगे, केवल जिसकी दिशा O से P की तरफ होगी या O से सामने होगी या फिर इधर या फिर इधर। ठीक है, हम लोग कभी इस विषय पर विचार बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी आपस में क्या हो जा रहा है, आपस में कट जा रहा है। ठीक है, इतनी बात खत्म हुई, तो चलो चलते हैं। देखिए, आपके पास एक अनंत लंबाई का
ऊपर भी अनंत है, नीचे भी क्या है आपका अनंत है। एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है या फिर कहें तो आवेशित तार है। ठीक है, इससे r दूरी पर एक पॉइंट है P, पॉइंट क्या है P। इसी बिंदु P पर हमें गॉस के नियम की सहायता से क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है, अब आपको पता है अगर आपको गॉस की प्रमेय लगाना है तो गॉस की प्रमेय की शर्त है यही, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो सबसे पहली शर्त यही थी, गॉस की प्रमेय अगर हमको लगानी है तो सबसे पहला का हमें एक बंद पृष्ठ का निर्माण करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यही करेंगे, एक बंद पृष्ठ का निर्माण करेंगे जिसमें आवेश ये क्या हो जाए आपका बंद हो जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सर्वप्रथम हमने क्या किया, एक बंद पृष्ठ का निर्माण किया। और उस बंद पृष्ठ का निर्माण इस प्रकार किया कि बिंदु P उसके पृष्ठ पर स्थित है। ये हमने क्या कर लिया, बंद पृष्ठ का निर्माण कर लिया। ठीक है, ध्यान दीजिए इस रेखीय आवेश को अगर हम लोग बंद कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, इसकी तरफ एक बेलन बन रहा है। बेलन में 3 पृष्ठ दिखाई पड़ रहे हैं, एक ऊपर वाला पृष्ठ इसको नाम देते हैं S1, एक नीचे वाला पृष्ठ इसको नाम क्या देते हैं हम लोग S2, और तीसरा इसका वक्र पृष्ठ, उस वक्र पृष्ठ को हम लोग नाम क्या दे देते हैं S3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मान लेते हैं जो बेलन आपने बनाया, इस बेलन की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी L, और जो बेलन आपने बना रखा है उस बेलन की त्रिज्या कितनी है आपकी R। कंफर्म है, इस बेलन की लंबाई कितनी L, इस बेलन की त्रिज्या कितनी R, और इस बेलन के अंदर जो आवेश बंद हुआ है उस आवेश को हम लोग क्या मान लेते हैं +q है। तो बताइए अगर हम लोग बात करें कि रेखीय आवेश घनत्व की, तो ध्यान दीजिए रेखीय आवेश घनत्व, आपको पता है रेखीय आवेश घनत्व का प्रतीक क्या होता है लैम्डा। लैम्डा बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल लंबाई, लेकिन लंबाई तो कितनी इसकी अनंत है, और अगर लंबाई अनंत है तो आवेश भी क्या होगा आपका अनंत ही होगा। तो हम लोग पूरे की बात ना करके केवल बेलन के अंदर की बात करते हैं। ठीक है, तो बेलन के अंदर कुल आवेश कितना है आपका Q, और बेलन के अंदर रेखा की लंबाई कितनी है L, बेलन के अंदर रेखा की लंबाई कितनी है L, तो लैम्डा बराबर कितना हो गया आपका Q/L। ठीक है, या फिर अगर हम लोग यहां से Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर कितना होगा लैम्डा × L। आपके पास क्या आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गया। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, किसकी बात की, रेखीय आवेश घनत्व की बात कर रहे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए संपूर्ण पृष्ठ की बात, सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर आएगी, ये रहा वेक्टर। ये जो क्षेत्रफल अवयव हम लोगों ने ले रखा है, इस क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल हम लोग क्या मान लेते हैं ds1 वेक्टर। हमने इस क्षेत्रफल अवयव कितना मान लिया ds1। ये तो बात हो गई वक्र पृष्ठ की, वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर E और वेक्टर ds1 एक ही दिशा में होंगे। अब बात करें ऊपर वाले भाग पर, ऊपर वाले भाग पर भी हमने एक क्षेत्रफल अवयव ले लिया, ये रहा। ठीक है, अब ऊपर वाला पृष्ठ ऐसे होता है ना, अब ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा आपका ऊपर की तरफ होगा, तो ऊपर वाले भाग का जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो ऊपर की तरफ है, इसे हमने क्या मान लिया, ये ds1 था, सॉरी इसको आपने ds3 माना था, ये s1। चलिए ठीक, ये आपको क्या हो गया ds3। ठीक है, ऊपर वाले भाग का जो क्षेत्रफल अवयव है वो कितना है आपका ds1। लेकिन ध्यान दीजिए ऊपर वाले पृष्ठ पर
जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की तरफ ही होगी। ये आपका क्या है, पहले की तरफ वेक्टर है। अब नीचे वाले पर बात करेंगे तो नीचे वाले पर भी आप लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं। नीचे वाले अवयव ये ऐसे है, ऊपर वाला ऐसे था, नीचे वाला ऐसे होगा, तो क्षेत्रफल वेक्टर कहां की तरफ होगा आपका, नीचे की तरफ। तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर नीचे की तरफ है, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, ds2 वेक्टर। और विद्युत क्षेत्र दिशा तो बाहर की तरफ ही होगी सब बिंदु पर, क्योंकि बताया था, इससे दिया था हम लोगों ने, जो ये वाले टर्म थे वो कट चुके थे, नीचे वाले ऊपर वाले, केवल जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आया था वो इधर की दिशा में ही आपका आया था, इससे बाहर की तरफ, इधर इधर या सामने या ऐसे ही, ऊपर नीचे नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस बेलन को, इस गॉसियन पृष्ठ को तीन भागों में बांट लिया। पहला पृष्ठ S1 ऊपर वाला वृत्ताकार भाग, दूसरा वाला S2 नीचे वाला वृत्ताकार भाग, और तीसरा वाला S3 इसका वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो ये तीनों हो गए। अब हम लोग बात करते हैं, मान लिया, माना इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई हो तो क्या हो जाएगा, बताइए, फाई ई बराबर ऊपर वाले का विद्युत फ्लक्स क्या मान लेते हैं, फाई ई S1, नीचे वाले का क्या मान लेते हैं, फाई ई S2। ध्यान दीजिए, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स चाहिए तो ऊपर वाले का विद्युत फ्लक्स मैंने क्या मान लिया, फाई ई S1, नीचे वाले का मैंने विद्युत फ्लक्स क्या मान लिया, फाई ई S2, और वक्र पृष्ठ वाले का मैंने विद्युत फ्लक्स क्या मान लिया, फाई ई S3। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। तो फाई ई का मान हमको टोटल चाहिए, तो फाई ई S1 बराबर समाकलन, ठीक है, किसके लिए, वेक्टर ई डॉट ds1 वेक्टर। सबसे पहला समाकलन किसके लिए करेंगे हम लोग, S1 वाले पृष्ठ के लिए, ठीक, प्लस अब नीचे वाले के लिए करेंगे तो S2 के लिए क्या होगा, वेक्टर ई डॉट ds2 वेक्टर प्लस समाकलन। अब वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ पर निकालेंगे तो क्या होगा, वेक्टर ई डॉट ds3 वेक्टर, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, S3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो गया। चलिए, आपका क्या हो गया, फाई ई बराबर समाकलन S1। तो ध्यान दीजिए, ऊपर वाले S1 की बात करें, ध्यान से देख लीजिए, S1 पर वेक्टर ई और ds1 के बीच का कोण कितना है आपका, 90। S2 के लिए बात करेंगे तो वेक्टर ई और ds2 के बीच का कोण कितना है आपका, 90 अंश। वेक्टर इधर ds2 आपका नीचे है तो कोण कितना हो गया, 90 अंश। S3 की बात करेंगे तो इस वाले पृष्ठ के लिए वेक्टर ई और ds3 के बीच का कोण कितना है आपका, 0 अंश, एक ही दिशा में है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो S1 वाले पृष्ठ के लिए आपको बताइए, वेक्टर ई का परिमाण e, ds1 वेक्टर का परिमाण ds1, E और ds1 के बीच का कोण कितना है आपका, 90, तो cos कितना हो गया, 90, ठीक, प्लस समाकलन। ठीक है, अब बात करेंगे किसके लिए, S2 के लिए। S2 की बात करेंगे तो वेक्टर E का परिमाण E, ds2 वेक्टर का परिमाण ds2, E और ds2 के बीच का कोण कितना है आपका, 90, तो cos कितना हो गया आपका, 90। ठीक है, उसके बाद प्लस बात करेंगे किसकी हम लोग, S3 के लिए ध्यान देंगे तो दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 अंश, तो वेक्टर E का परिमाण E, ds3 का परिमाण ds3, E और ds3 के बीच का कोण कितना, 0 अंश, तो cos कितना हो गया, 0। सही, आपको पता भी है वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा। ठीक है, अब अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, फाई ई बराबर S1। ध्यान दीजिए, cos 90 का मान होता है 0, cos 90 का मान 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर ये पूरे का पूरा कितना हो जाएगा, 0। यहां पर भी cos 90 है, cos 90 का मान 0 होता है तो ये भी पूरा खत्म हो गया, तो ये भी कितना हो गया, 0 प्लस।
अब आते हैं S3 वाले पर। S3 के लिए वेक्टर E ds3 cos 0 का मान कितना होता है आपका 1 होता है। ठीक है, तो आपको phi E बराबर कितना मिल गया, E बाहर करने अंदर क्या हो जाएगा ds3s3। तो ds3 है क्या, इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का छोटा सा भाग है, इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का छोटा सा भाग है। तो छोटे से भाग का अगर हम समाकलन करेंगे तो हमको पूरा वक्र पृष्ठ मिलना चाहिए। और बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है आपको पता है, 2 पाई r, आपको पढ़ाया गया है लोअर क्लासों में। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा phi E बराबर वेक्टर E तो रहेगा, ds3 का समाकलन क्या करेंगे पूरा वक्र पृष्ठ, और बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2 पाई r l। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया समीकरण नंबर कितना 2। तो हमने संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लिया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इसी को कर देते हैं, फिगर को ये कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, किंतु गॉस की प्रमेय क्या करती है, किंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या करती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किंतु गॉस की प्रमेय से संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स phi E बराबर क्या होगा 1/ε0 गुना किसका संपूर्ण आवेश, उस बंद पृष्ठ जो आपने बंद बेलन बनाया था, बंद पृष्ठ बनाया था, उस बंद पृष्ठ के अंदर का संपूर्ण आवेश कितना था आपका Q था। तो संपूर्ण आवेश कितना हो गया आपके पास Q, या फिर कहें तो समीकरण नंबर 2 ये क्या हो गया 3। फिर 2 और 3 दोनों का एक पक्ष बराबर, दोनों में क्या करेंगे हम लोग तुलना कर लेंगे, तो क्या बनेगा समीकरण 2 तथा 3 की तुलना करने पर कितना आ जाएगा, आपको मिल जाएगा E इंटू 2 पाई RL बराबर Q/ε0। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए समीकरण 1 का इसमें यूज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा E इंटू 2 पाई RL बराबर Q का मान कितना है समीकरण नंबर 1 से लैम्डा इंटू L बटा Q दिखा देंगे समीकरण 1 से। ध्यान देंगे तो आपका L से क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। चलिए कटेगा तो कितना आ जाएगा E बराबर 1/, ध्यान दीजिए 1/, इधर 2 उधर चला जाएगा, पाई उधर चला जाएगा, R उधर चला जाएगा, इधर पहले से क्या बचा हुआ है ε0 और साथ में क्या बचा हुआ है आपका लैम्डा। ठीक है, तो आपका सूत्र आ जाएगा कितना E बराबर 1/2 पाई ε0 लैम्डा बटा कितना आ गया R। ये है, इससे आप लोग ऐसे लिख सकते थे, अगर अंश और हर में आप 2 से गुणा करोगे तो अंश में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब अंश और हर का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 गुना 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 गुना, तो आपका कितना आ गया E बराबर, उसमें हमने क्या किया अंश और हर में 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, 2 से गुणा करेंगे 2 लैम्डा, 2 गुना 4। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि 1/4 पाई ε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, ध्यान दीजिए ग्राफ, तो देखकर बताइए E और R के बीच ग्राफ क्या होगा। यहां से दो बातें निकल आ रही है कि E जो होता है लैम्डा के समानुपाती होता है, लैम्डा का मान बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होगा आपका बढ़ेगा। तो अगर ग्राफ खींचेंगे इधर क्या हो गया आपका लैम्डा और इधर क्या हो गया आपका E, तो ये आपका ग्राफ हो गया। लैम्डा को बढ़ाते जाओगे तो E का मान भी क्या होता जाएगा आपका बढ़ता जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और एक और बात बता रही है E प्रोपोर्शनल टू 1/r, E प्रोपोर्शनल टू 1/r, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r के विरुद्ध समानुपाती होती है। मतलब दूरी बढ़ाओगे तो ये घटेगा और अगर दूरी घटाओगे तो ये क्या होगा बढ़ेगा। इसका मतलब ग्राफ खींचेंगे, इधर हो गया r, इधर क्या हो गया
ई। जब आर का मान न्यूनतम होगा तो ई का मान मैक्सिमम होगा। जब दूरी बढ़ेगी तो ई का मान क्या होगा, घटेगा। देख लीजिए दूरी बढ़ रही है लेकिन ई का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ई प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये ग्राफ हो गया, ठीक है।